गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। कल हम तुगलक वंश के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के विषय में चर्चा की थी। और गयासुद्दीन तुगलक के पश्चात तुगलक वंश का सबसे जो महत्वपूर्ण शासक है वो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, जैसा कि कल हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद बिन तुगलक है वो अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात शासक बनता है और किस प्रकार लकड़ी का जो महल है उसके जब गयासुद्दीन तुगलक है बंगाल विद्रोह के दमन के पश्चात दिल्ली आ रहा था, तो ऐसी स्थिति में उसके स्वागत के लिए एक समारोह का आयोजन किया जाना था और उसके लिए लकड़ी का महल बनाया गया था। लेकिन उस लकड़ी के महल के गिर जाने के कारण से जो गयासुद्दीन तुगलक की 1325 में मृत्यु हो जाती है और ऐसी स्थिति में उसका पुत्र उलग खां, जिसको जुना खां भी कहा जाता है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से है वो गद्दी पे बैठा। तो एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के शासन का प्रारंभ भी अशुभ परिस्थिति में हुआ। उसकी पिता की असामयिक मृत्यु के पश्चात वह शासक बना, जिसको जुना खां या उलग खां जिसका मूल नाम था। तो मोहम्मद बिन तुगलक है वो बिना किसी प्रतिरोध के वो शासक बन जाता है। और लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक है वो एक एम्बिशियस, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और सल्तनत काल का सबसे बुद्धिमान शासक माना जाता है। लेकिन उसके व्यक्तित्व अंतर्विरोधों का मिश्रण था, जहाँ एक और मोहम्मद बिन तुगलक को अभूतपूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है, जबकि दूसरी ओर कुछ इतिहासकार उसे पागल सुल्तान की संज्ञा देते हैं। एक और उसे अभागा आदर्शवादी है वो माना जाता है, जबकि दूसरी ओर उसको स्वप्नशील माना जाता है। एक और जिसे रक्त पिपासु कहा जाता है, दूसरी ओर वो परोपकारी भी था। एक और उसे धार्मिक मुसलमान कहा जाता है, दूसरी तरफ उसे अधर्मी और अविश्वासी कहकर पुकारा जाता है। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक अत्यधिक बुद्धिमान होने के बावजूद भी वो उसके व्यक्तित्व में अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण था और भारतीय इतिहास का सबसे अधिक विवादास्पद व्यक्ति है वो मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है, क्योंकि इतनी सभी विशेषता होने के पश्चात वो योग्य था, कॉम्पिटेंट था, तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, कला प्रेमी था, अनुभवी सेनापति था, अच्छा धर्म और दर्शन का अच्छा विद्वान था, दार्शनिक था। लेकिन उसके पश्चात भी उसके व्यक्तित्व में एक कमी थी कि वो अत्यधिक क्रोधी था और जल्दबाजी की प्रवृत्ति उसमें विद्यमान थी। तो उस कमियों के कारण से वो जितना अच्छा उसको करना चाहिए था वो कर नहीं सका, उसको एग्जीक्यूट है वो नहीं कर सका। मोहम्मद बिन तुगलक भारतीय इतिहास में अपने नए इनोवेशंस, नए एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। उसने कुछ नवाचार किए और उन नवाचारों के कारण से वो भारतीय इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध और विवादास्पद व्यक्ति है वो माना जाता है। उसकी योजनाएं हैं, जो नवाचार उसने किए वो नवाचार हैं, उनका उल्लेख हमें जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही, इब्न बतूता का रहला और इजामी की फतुह उस सलातीन नामक ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों से हमें ये जानकारी मिलती है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 6 नवाचार किए, अर्थात उसकी 6 योजनाओं का उल्लेख है वो जियाउद्दीन बर्नी है अपने ग्रंथ तारीख़ फिरोज शाही में करता है, जिसमें दुआब में करवर्दी, दीवाने अमीर कोई की स्थापना, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान और कराचाल विजय, ये 6 योजनाएं थी। जो योजनाएं हैं वो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सभी योजनाएं हैं, इन योजनाओं की क्रियान्विति वो ढंग से नहीं कर पाया।
इसलिए ये योजनाएं हैं वो सफल नहीं हो सकी। इन योजनाओं के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की कौन सी योजनाएं थी और उन्होंने इसको किस प्रकार एग्जीक्यूट किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे बर्नी कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो पहली योजना थी वो दुआब में करवर्दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक को विरासत से एक अच्छी धन संपत्ति मिली थी। तुगलकाबाद में उसमें उसके पिता के द्वारा छोड़ी गई खूब संपत्ति मिली थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक इनोवेटर था और मोहम्मद बिन तुगलक ये चाहता था कि वो भूराजस्व में वृद्धि करे और इसके लिए उसने अपने साम्राज्य के ऐसे प्रदेश को चुना जो काफ़ी उपजाऊ था, जो दोआब के नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि की, क्योंकि उसका मानना था कि यहाँ उपजाऊ ज़्यादा, फसल ज़्यादा होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए कर वृद्धि करने से राजस्व के अंदर वृद्धि होगी। तो उसने वहाँ कर वृद्धि कर दी 10 से 15%, 10 से 20%, 20 गुना है वो कर वृद्धि कर दी। कुछ इतिहासकार करते 5 से 10% वृद्धि की। लेकिन दुर्भाग्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस वर्ष दोआब में कर वृद्धि की उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, और लेकिन राजस्व अधिकारी ने उस अकाल की अनदेखी की और किसानों से ज़बरदस्ती है वो भूमि कर वसूल करना चाहा। तो ऐसी स्थिति में दोआब के किसानों ने विद्रोह कर दिया और वो घर छोड़ करके जंगलों की ओर चले गए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को जब रियलिटी का पता चला, क्योंकि राजस्व जो अधिकारी हैं उन्होंने सही फीडबैक है वो मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं दिया, तो मोहम्मद बिन तुगलक को जब रियलिटी का पता चला तो उसने जो दोआब के किसानों की जो कर वृद्धि की थी वो वापस ले ली। और इतना ही नहीं, क्योंकि वो किसानों का हितैषी था, इसलिए दोआब के किसानों को राहत देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 करोड़ टन का जो तकाबी ऋण है या जिसको कृषि ऋण है, कृषि लोन है, वो किसानों को दिया। और उसके बाद में इस कृषि ऋण को फिरोज़ तुगलक ने माफ़ भी कर दिया। ये ऋण वापस कभी नहीं आया। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की जो पहली योजना थी, जिसका उद्देश्य है वो मोहम्मद बिन तुगलक का कृषि भूमि में विस्तार करना था, और इसके लिए उसने एक उपजाऊ प्रदेश को चुना। लेकिन दुर्भाग्य से जिस वर्ष कर वृद्धि की उसी वर्ष अकाल पड़ गया और राजस्व अधिकारियों ने ज़बरदस्ती है वो वसूल करना चाहा, तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। तो लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक को पता चला तो उसने इस योजना को कर वृद्धि है जो वृद्धि दर वापस ले ली, और इतना ही नहीं, वृद्धि कर वापस लेने के साथ साथ उसने किसानों को ऋण भी दिया। तो इससे क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो पहली योजना पूर्णतः सफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक को आर्थिक नुकसान हुआ, 2 करोड़ टन का है वो चला गया और जनता में उसकी बदनामी हुई। इस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक की पहली योजना दोआब में कर वृद्धि है वो असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक की जो दूसरी योजना थी वो दीवाने कोई की स्थापना अर्थात कृषि विभाग की स्थापना थी। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी योजना जिसको कृषि विभाग कहा जाता है, तो उसकी स्थापना थी, जिसको दीवाने कोई कहा जाता है। तो उसके अध्यक्ष है उसको अमीर कोई कहा जाता था। तो इसकी स्थापना के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का जो उद्देश्य था वो कृषि भूमि में विस्तार करना था और उत्पादन में वृद्धि करना था। और इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक तरह से दिल्ली के आसपास का जो 600 वर्ग मील का क्षेत्र है वो चुना और यह भूमि किसानों को दे दी जो कि भूमि जोतना चाहते थे। और उनको भूमि जोतने के लिए है वो खाद और बीज खरीदने के लिए 70 लाख टन का है वो एडवांस में पैसा भी दे दिया। और कृषि के लिए जो उन्होंने कहा कि इस भूमि को, जो बंजर भूमि है, इसको आप कृषि भूमि में तब्दील करें, और 3 वर्ष का समय भी दिया। और इसकी देखरेख के लिए कुछ अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी मॉनिटरिंग करने के लिए। लेकिन बर्नी लिखता है कि 3 साल बाद में जब सुल्तान को पता चला कि इस भूमि का हजारों भाग भी कृषि भूमि के अंतर्गत लाया नहीं गया, और किसान और जो राजस्व रेवेन्यू अफसर थे वो मिलकर के जो 70 लाख टन का है वो खा गए, उनको हड़प लिया। और जब सुल्तान को पता चला तो सुल्तान ने कृषि विभाग को है वो बंद कर दिया। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की जो दूसरी योजना बहुत अच्छी थी, कृषि भूमि का विस्तार करना चाहता था ये योजना, इसके लिए इसने अच्छा कार्य किया, किसानों को ऋण भी दिया।
लेकिन कृषि भूमि में विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि राजस्व अधिकारी और किसानों ने मिलकर के इस योजना को असफल कर दिया। और इस योजना से भी मोहम्मद बिन तुगलक को 7 लाख टका का आर्थिक नुकसान हुआ और साथ ही जनता में उसकी बदनामी भी हुई। इस प्रकार उसकी दूसरी योजना है वो भी असफल होती है। मोहम्मद बिन तुगलक की जो तीसरी योजना, जो महत्वपूर्ण योजना थी, वो राजधानी परिवर्तन था। मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे आप जानते हैं कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। उसका साम्राज्य दक्षिण तक था और दक्षिण के राज्यों को जीतकर भी उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो तीसरी योजना, जिसके अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की, और मोहम्मद बिन तुगलक जो राजधानी परिवर्तन की, इसके पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि वो दौलताबाद वो साम्राज्य के केंद्र में थी, और केंद्र में होने के कारण से साम्राज्य के सभी प्रांतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। इसलिए इसने दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की। लेकिन इसके विषय में कुछ अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहते हैं इसके पीछे जो उद्देश्य था। मेन उद्देश्य तो दौलताबाद का साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना था। लेकिन कुछ इतिहासकार इब्न बतूता कहते हैं कि वो इब्न बतूता रिजामी कहते हैं कि वो दिल्ली की जनता को है वो दंडित करना चाहता था। इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली के लोग हैं वो गालियाँ लिख करके बेचते थे और उसके महल पर डाल देते थे। इस कारण दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए इसने राजधानी स्थानांतरित की। इजामी कहता है कि जनता से मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध खराब हो गए थे, उसको दंड देने के लिए किया। लेकिन जो इब्न बतूता जो और इजामी का जो कथन है, इसकी तुलना में बर्नी का कथन ज़्यादा सटीक लगता है। वो कहता है कि साम्राज्य के केंद्र में था, विशाल साम्राज्य था, इस कारण से इसे राजधानी स्थानांतरित की। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी स्थानांतरित की, इसके अंतर्गत उसने दिल्ली की सभी जनता में बुनियादी कराई कि आप सभी दिल्ली जाएं, दौलताबाद जाएं, और वहाँ उन्होंने उनको मकान बना कर भी दिया। रास्ते के अंदर भी उनको सब प्रकार की सुविधाएं दी। लेकिन दिल्ली है, दौलताबाद दिल्ली से लगभग 1500 मील दूर था। लोगों को कष्ट नहीं हो इसके लिए मार्गों के अंदर सरायों का निर्माण भी करवाया। लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि बहुत कम लोग हैं वो दौलताबाद पहुँचे हैं, और जो लोग पहुँचे वो भी दौलताबाद नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसने राजधानी परिवर्तन को वापस ले लिया और दौलताबाद के सभी लोगों को वापस दिल्ली जाने के लिए कहा। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की जो ये तीसरी योजना है, जो राजधानी परिवर्तन की योजना, जो अच्छी थी, लेकिन उसको भी वो सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, और जल्दीबाजी के कारण से उसने उसको भी रद्द कर दिया। और इससे भी सुल्तान की है, मोहम्मद बिन तुगलक की है, वो काफ़ी बदनामी हुई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो चौथी योजना है वो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है, जिसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।